नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा कोश पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी निर्मला का भाग 2। कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अवश्य ही लिख के बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बाबू उदय भानलाल का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयां बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहाँ रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को ज़बान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य घाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ पड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। ज़रा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं। तीसरा कहता है इसमें से तो हींग आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्राय रोज़ ही तखमीना लगाते थे, पर रोज़ ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े खड़ी हुई थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1,00,000 नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े। फिर जब हम उसे एक पाई भी नहीं लेते दहेज में, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात न उठा रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी कोई बारातियों को पसंद नहीं रख सका। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मैसर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासी की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं, उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर यह मौका न मिला तो कोई और ऐब निकाल लाएंगे। भाई, यह तेल तो नाचने गाने वालियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत हैं, जब देखिए सर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें ही फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो। कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूँगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों लें कि ज़िंदगी में अदा ही न हो कर पाएँ। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो आज मैं मरा जाता हूँ। कल्याणी, जीने मरने का हाल तो कोई नहीं जानता, इसमें बिगड़ने की क्या बात है। मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़ी ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज़ आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे। उदय भानु ने जलकर कहा,
तो आप समझ लो कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए हैं। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उबते सुना नहीं था, आज ये नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो तुम जहर उगलने लगते हो, इसलिए ना कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है, या कुछ और। जहाँ कोई बात नहीं, बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाएं, कोई मुँह न खोले। शराब कबाब में रुपए लुटें तो कोई जुबान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों के लिए ही तो बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानुलाल, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी और होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानुलाल, मैं कमाकर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आँखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे 10-10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यों ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा ही रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाली मेरी तकदीर के साथी नहीं है, और न ही मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूँ। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में न सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम तली दई, मुझे अकेले डर लगता था, तुम क्यों तली दई, बताओ। यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक न सकी। मात्र स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुताल तो था, तुम थुनती न थी, बताओ अब तो कभी न दाओगी। कल्याणी, नहीं भैया, अब न जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा, तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस करीब में वह मुड़ते उसी तरह वह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भाव ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी
और इस बदमाश को 3 साल की सज़ा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही छूट कर आया था। आज देर रात साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा एएन से दाम चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हष्टपुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे। मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो, मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी नहीं तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? 1। उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। उदय भानु गरज कर, हट जा बदमाश मेरे सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश को रास्ते से घसीटकर किनारे पर डाल दिया। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया? जीवन, तुमसे ज़्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? बस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं, जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है। पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे भी टूटते कुछ देर लगती है। जीवन में तो उतना भी सार नहीं, सांस का भरोसा ही क्या, और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे वाली जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतने दूर की है मानो हम अमर हैं।